हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू स्पॉटलाइट विद महविश खान। कैसे हैं आप लोग? कैसा गुजर रहा है आप लोगों का वेडनेसडे? आज की जो हमारी एपिसोड है वो बहुत ज़्यादा फन और फनी होने वाली है क्योंकि जो आज गेस्ट हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, ही इज़ अ स्टैंड अप कॉमेडियन एंड एंटरटेनर एंड अ ग्रेट एक्टर। तो मैंने सोचा इनको आपसे मिलवाते हैं, करते हैं इनसे थोड़ी हंसती मुस्कुराती बातें, और मैं मिलवाती हूँ आपको सिंपली शायान से। अस्सलाम वालेकुम। How are you? I'm good. How are you? I'm doing great and I'm excited to have you on my episode today. I'm very excited to be here too. और आज हम बहुत ज़्यादा कोई सीरियस कॉन्वर्सेशन नहीं करेंगे और हम लोग एक लाइट मोड पर रहेंगे शायान से बात करते हुए। अच्छा, वैसे आप ये बताएं कि आपका नाम है सिंपली शायान, तो how did you come up with that? Mavish, thank you for the great introduction. First of all, thank you. I don't know मैं कितना डिजर्व करता हूँ उसमें से। सिंपली शायान के पीछे एक अच्छी सी स्टोरी है। मुझे अबाउट 20 इयर्स हो गए हैं कनाडा में, और शायान बड़ा सिंपल सा नाम है मेरे हिसाब से, मेरे लिए और सबके लिए। शायान बहुत सिंपल सा नाम है, 6 वर्ड्स का, ठीक है। लेकिन आज तक किसी ने भी ये नाम सही तरह से प्रोनाउंस नहीं किया और ना स्पेल किया। और मैं इसका ब्लेम सिर्फ गोरों को भी नहीं दे रहा, ये अपने ही लोग हैं, ये मेरे अपने लोग हैं जो नहीं प्रोनाउंस करते इसको सही। कभी कोई सायान बोल देता है इसको, कोई शायान बोल देता है, कोई शायान बोल देता है। कुछ लोग तो हमारे होते हैं जिनका शाह निकलते नहीं, वो शियान बोलते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर मुझे नाम बनाना है तो जरा नाम को थोड़ा सिंपल करना पड़ेगा। मैंने कहा कि भाई मेरा नाम सिंपली शायान है, और इसलिए सिंपली शायान वहां से पैदा हुआ था। अच्छा, तो ये रीजन है, बताएं इस वजह से शायान को अपने नाम के आगे सिंपली लगाना पड़ा। और होपफुली आज की एपिसोड के बाद लोग आपको सही नाम प्रोनाउंस करके होपफुली मेरी यही कोशिश होती है कि जब भी मैं ये स्टोरी सुनाऊं तो लोगों का दिल थोड़ा सा भरेगा कि यार शायान रख दो। मैं शक्ल से लगता हूँ कोई कॉम्प्लिकेटेड सा इंसान, लेकिन बहुत सिंपल सी मेरी कहानी है। अच्छा, तो शायान आपने कहा कि 20 इयर्स हो गए आपको कनाडा में आए हुए, तो ये जो कॉमेडी है ये आप पाकिस्तान में, मतलब आप में था कि आपने ये करना है, या इट्स समथिंग कि आपने यहाँ आके आपको हुआ कि दिस इज समथिंग? मेरी कॉमेडी का जो रीजन है ना वो मेरी देसी अपब्रिंगिंग है मेरे हिसाब से। आई थिंक कॉमेडियन जो होता है ना वो सोचता नहीं है कि वो कॉमेडियन बनेगा। आई थिंक उसकी लाइफ ही थोड़ी सी इतनी कभी मजे की हो जाती है कि वो कॉमेडी बन जाती है, या थोड़ी सी ट्रेजेडी आ जाती है कि वो ट्रेजेडी जो है वो कॉमेडी बन जाती है। आई थिंक मेरी पूरी कॉमेडी का जो श्रेय है वो मैं अपने घर को दूंगा, मेरे घर वालों को दूंगा, मेरी अपब्रिंगिंग को दूंगा, मेरे माँ बाप को दूंगा जो ये देख रहे हैं, और शायद मेरा खाना पीना बंद कर देंगे इस इंटरव्यू के बाद। लेकिन आई थिंक कॉमेडी जो है वो मेरी लाइफ में ही घुस गई थी, क्योंकि मेरे अब्बा भी एक बड़े मसीह कैरेक्टर थे, और उनकी भी हरकतें मैं देख के नोटिस करता था कि वो किस तरह करते थे। और एक बचपन से आदत थी ऑब्जर्व करने की, और आई थिंक बैठ के सबको ऑब्जर्व करके और उनमें से उनकी चीज़ें ढूंढने में, उनकी चुगली करने में मुझे बड़ा मजा आता था। मैं बड़ा शरारती बच्चा था बचपन से, तो आई थिंक कॉमेडियन में बना नहीं, आई थिंक मैं कॉमेडी मेरे अंदर थी। और वो थोड़ी बहुत जो मेरे माँ बाप ने मेरे साथ, जो बड़ा बेटा होता है घर का, उसके साथ जो हरकतें होती है ना, वो खुद ब खुद ही कॉमेडियन बन जाता है। तो मेरे हाथ में ये मैं जबकि पहली दफा सुन रही हूँ, वरना तो ये होता है कि चलो जो बड़ा बेटा है बहुत सीरियस होता है बेचारा, खूब सारी उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ढेर सारा प्रेशर होता है। लेकिन नाइस टू नो कि आपकी फैमिली इतनी फन और लविंग है कि उन्होंने जो है वो आपको इस करियर में डाल दिया। एग्जैक्टली दो ही रीजन हो सकते, दो ही चीजें हो सकती हैं जब आप पर ऐसा प्रेशर पड़ता है। या तो प्रेशर में बंदा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, या प्रेशर में बंदा सिंपली शायान हो जाता है। आई थिंक वही हुआ है कि वो जो प्रेशर पड़ा मेरे ऊपर, तो फिर मैं कॉमेडियन बन गया। मेरे पेरेंट्स जो हैं बड़े एकेडमिक बैकग्राउंड से हैं। मेरी अम्मी जो थी वो टीचर थी पाकिस्तान में, और मेरे अबू जो डॉक्टर थे। तो आप सोचेंगे किसी डॉक्टर के बेटे को बताना डॉक्टर को कि मैं डॉक्टर नहीं, मैं एक्टर बनना चाहता हूँ या मैं कॉमेडियन चाहता हूँ, आप सोचें कॉन्वर्सेशन कैसी होगी। बिल्कुल, तो कैसी हुई? बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन थी। और ये मेरे अबू जितना भी डिनाई कर लें, ये बात सच है कि ये हुआ था। मैंने आई थिंक हाई स्कूल के आखिरी साल में मैंने डिसाइड कर लिया था कि भाई साइंस तो पढ़ी जा नहीं रही, मर के 60 आ रहे, पासिंग मार्क्स आ रहे थे। तो सच्ची बात है, स्टूडेंट तो मेरे को अच्छा था नहीं कभी सी, ठीक है। तो अटेंशन लेने के लिए मैं शोर मचाता था, ये करता था, ठीक है। तो अब मुझे बताना था अपने अब्बू को कि यार साइंस मुझे पढ़नी नहीं और डॉक्टर मैं बन नहीं सकता। तो ये बड़ा खतरनाक फैसला था, क्योंकि घर का अकेला बेटा, और आपको पता है कि हमारे देसी पेरेंट्स जो होते हैं ना वो फौरन आप पे ना मारते हैं। एक जबरदस्ती चीज होती है उनके पास, एक हथियार, वो आप पे मारते हैं। वो कहते हैं कि मैं पाकिस्तान छोड़ के इसलिए नहीं आया था कि तुम एक्टर बनो। जी, मैं पाकिस्तान छोड़ के इसलिए नहीं आया। ये लाइन बड़ी होती है, तो मुझे पता था ये लाइन आने वाली है।
तो मैंने इंतजार किया कि जब सब सो गए थे घर पे, अम्मा अब्बा सब सो गए, अम्मी सो गई थी, मैंने सो गई थी, मेरे अब्बू चाय पी रहे थे जॉब से आने के बाद। मैंने कहा चाय पी रहे हैं, अच्छा मूड है, अभी बता दो, ठीक है। तो जाके मैंने उनको बड़े प्यार से कहा था, मैंने कहा देखो डैड, ये आपकी तरह मैं नहीं हूँ, बनना चाहता हूँ आपकी तरह, मैं थोड़ा सा एक्टिंग मेरा स्किल था, तो मैंने कहा थोड़ा मक्खन मारता हूँ। मैंने कहा आपकी तरह मैं नहीं हूँ, लेकिन बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो मैं डॉक्टर नहीं, मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। फिर क्या हुआ? मेरे डैड ने कहा कि बेटा कुछ भी करना है अपनी तरफ से, जो मर्जी है करो वो करो, लेकिन मुझे चाहिए डिग्री उस दीवार में, चाहे वो डॉक्टर की हो या किसी की भी हो। तो तुम्हें डिसाइड करना कि सबसे आसान ऐसी कौन सी चीजें तुम कर सकते हो। मैं कहा देखिए जीते जागती चीजों को तो मैं हाथ लगा नहीं सकता, क्योंकि मेरे हाथ से कोई ऊँट चीज हो गई तो मसला हो जाएगा। मैं मशीनों पे हाथ लगा दूं, इसलिए मैंने कंप्यूटर पढ़ के वहां लगा दिया और खुद जाके मैं एक्टर बन गया। तो दैट्स स्मार्ट। एटलीस्ट ये तो नहीं हुआ ना कि जैसे आपने उनकी बात नहीं सुनी और उनकी भी एक ख्वाहिश आपने पूरी कर दी कि डिग्री भी वॉल पे लग गई, और ये कि शुक्र ये मुन्ना भाई MBBS वाला सीन नहीं हुआ। हो सकता था, बहुत क्लोज था, हो सकता था, लेकिन मैंने थोड़ा सोचा लिया। तो जैसे जब आपको आपकी डिग्री मिल गई तो फिर उसके बाद फिर आपने इसमें आप एक्चुअली एंटर कैसे हुए? जैसे वो तो आपको अंदर से फीलिंग आ गई कि यू नो आई वांट टू बी अ कॉमेडियन, तो पहली ब्रेक आपको किस तरह से? ब्रेक थोड़ी सी अपने लिए कॉमेडियन ऐसे कॉमेडियन मुझे खुद क्रिएट करनी पड़ी थी। जैसे आपने कहा, मैं एक्टिंग में बड़ा मेरा शौक था, मैं एक्टिंग भी करना चाहता था, और मेरी जो लुक थी, जिस तरह की मेरी लुक है, मुझे सीरियस रोल्स बहुत मिलते थे। सीरियस रोल या थोड़े से नेगेटिव रोल्स मिलते थे। मैं बड़ा सा विलनस अमरीश पुरी टाइप का था, लेकिन दिल मेरा कॉमेडियन था। तो मैंने काफी एक्टिंग ऐसे करी, थिएटर तो मैंने मैं करता रहा, तो पहले एक्टिंग करी। अच्छा। और वो ऐसी हुई कि जैसे जैसे मैं स्कूल पढ़ता रहा, पढ़ाई भी होती रही, साथ साथ मेरे अंदर ये जो बग था एक्टिंग का वो जा नहीं रहा था, तो फिर मैं पार्ट टाइम ये करता रहता था। इसी तरह होता रहा और वो बग निकल नहीं रहा था अंदर से। तो इसके बाद एक दिन समझ में आ गया था कि ये पार्ट ऑफ लाइफ रहेगा हमेशा। हाँ। और यही चीज रहेगी। तो पढ़ाई खत्म करने के बाद मैंने खुद अपने लिए कॉमेडियन स्केट्स क्रिएट करना शुरू करे। मैंने सोशल मीडिया नेटवर्क बनाया अंडर सिंपली शायान, और उसमें फिर हमने आपको कॉमेडियन ब्रेक मैंने खुद देने की कोशिश करी। और फिर अच्छा। जब मैंने यहाँ लोकल कॉमेडियन से मेरा कांटेक्ट हुआ, जो ओपन माइक्स हेल्ड करते हैं वेरियस जगहों पे, और अगर आप ऑनलाइन जाएं, लोगों को पता नहीं है कि कितने GTA और टोरंटो में कितने देसी जगहों पे ये देसी कॉमेडी का सीन हो रहा है। एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था। हाँ, और ये बहुत मेजर सीन हो रहा है, और ये इस वक्त ऑन द अप है, बिल्कुल ऑन द अप है। और मेजर GTA रेस्टोरेंट्स और मेजर GTA कॉमेडी बार्स में ये देसी कॉमेडी और मिक्स कॉमेडी जो होती है, जिसे मैं सोचता हूँ कि मैं थोड़ा अपना दे सकता हूँ, क्योंकि मैं कनाडा में भी रहा हूँ और मेरा पाकिस्तानी बैकग्राउंड भी बड़ा स्ट्रॉन्ग रहा है। तो इस तरह के सीन बहुत हो रहा है। तो इस तरह मैं इनसे टच में रहा, और पिछले 2 साल से मैंने कंटिन्यूसली शो करे। तो इस तरह मुझे थोड़ा सा ब्रेक मिला। जैसा आपने कहा कि सोशल मीडिया पे आप कर रहे थे सिंपली शायान के उससे, तो वो क्या था? मतलब एक कोई कॉमेडी का शो आप कर रहे थे, या फिर आप जैसे छोटे छोटे स्किट्स बनाकर उनको पोस्ट कर रहे थे? तो सोशल मीडिया पे मैंने मल्टीपल एक्सपर्ट से मिले। मेरा जो कंटिन्यूस एक्सपर्ट था वो एक शो था सिंपली हैंग आउट। ओके। वो मैं लाइव शो होल्ड करता था, पॉडकास्ट था वो। अच्छा। और उस पे इंटरेक्शन, ऑडियंस इंटरेक्शन और सर्टेन टॉपिक्स पे बहुत लाइटर कॉन्वर्सेशन। जो एज ए कॉमेडियन मैं सोचता हूँ कि सबसे अच्छा जो स्किल है हमारा वो ये कि बड़ी बड़ी चीज़ें और बड़ी बड़ी स्ट्रेसफुल चीज़ें दुनिया की जो होती है ना, वो एज ए कॉमेडियन आप बिल्कुल सिंपल करके उसको एक बहुत लाइट हार्टेड चीज़ में डिस्कस कर सकते हैं, और उससे बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि इंसान जब उसको एक लाइटर मूड में देखता है तो उसको ज़्यादा समझ में आती है चीज़, ऑब्जर्वेशन। तो आई थिंक ये मेरा एक्सपर्ट था, और साथ साथ मैं स्किट्स भी करता था। अगर कोई ऐसा आइडिया आ जाता था। रिस्पांस कैसा मिल रहा था आपको? मुझे रिस्पांस माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है अभी तक बहुत अच्छा मिला है, बहुत प्यार मिला है ऑडियंस से, और आई एम श्योर आपके साथ बैठ के मुझे थोड़ा सा और भी प्यार मिलेगा, क्योंकि यू नो जब कंपनी अच्छी होती है ना तो ऐसी आदमी ऐसी खूबसूरत लगने लगता है। हमें अच्छी कंपनी मिल रही है। देखो मैं शायद थोड़ा सा ज्यादा गुड लुकिंग भी लग रहा हूँ मेरे फैंस के लिए, तो घबराए मत, ये मैं ही हूँ, बस ये ज्यादा खूबसूरत है इसलिए मैं थोड़ा सा और खूबसूरत लग रहा हूँ। तो अच्छा, जब अभी जैसे आपने कहा कि सोशल मीडिया पर आप ये करते थे, तो कोई जो कंटेंट होता है, बिकॉज आई नो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आजकल जो है वो सब लोग कर रहे हैं, तो इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है कि आप देख सकते हैं कितने सारे लोग प्रैंक्स की वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब पे पोस्ट करते हैं, और ये जो कॉमेडी की ये जो स्किट्स होते हैं ये बहुत सारे हैं। तो आप
ऐसे कैसे कंटेंट को लेकर आते हैं जो बाकी लोगों से डिफरेंट हो? और तुम नोटिस करोगे अगर आप मेरे पेज पे जाएं तो the skits you'll find are not consistently talking about one specific thing. तो मैं अपना जो स्किट क्रिएट करता हूँ बहुत देख के क्रिएट करता हूँ, बहुत ऑफन क्रिएट। मेरा टीम वर्क होती है, मेरी टीम वर्क होती है। मैं एक्चुअली लोकल प्रोडक्शन हाउस है मैग्नेटिज्म, उनके साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ। ओके, मैग्नेटिज्म आप देख सकते हो या तो उनके साथ मैं काफ़ी इन्वॉल्व हूँ, वो मेरी प्रोडक्शन के पीछे भी होते हैं। और स्किट्स का ये रीज़न होता है कि you don't wanna कंटेंट का ये होता है कि आपको क्वांटिटी इज नॉट इम्पोर्टेंट, लाइक बहुत जरूरी है क्वालिटी, और बहुत जरूरी है कि ऑडियंस क्या देखना चाहती है। Exactly. और आई थिंक मैंने जब भी कोई स्किट या इस तरह की चीज क्रिएट करी है, मैंने कोशिश करी है कि मैं ऑडियंस को वो दूं जो अभी तक देख नहीं रहे हैं वो लोग, यू नो। और समथिंग ऑफ अ इनसाइट, मैं अपने आप को समझता हूँ कि मैं आई कैन ब्रिंग इनसाइट टू लाइव्स ऑफ अदर पीपल टू दी अदर पीपल। जैसे लोग क्या सोचते हैं, अगर आप जाके मेरे YouTube चैनल पे देखें, एक वीडियो है जो मैंने एक न्यू ईयर्स के लिए करी थी, जिससे मैंने लोगों से इंटरव्यू किया था स्ट्रीट पे कि उनके क्या ख्यालात हैं। तो मतलब दैट्स व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू ब्रिंग फोर्थ कि लोग क्या सोचते हैं टू द सोशल मीडिया, सो पीपल आर अवेयर कि लोग क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं, उनकी क्या थिंकिंग है, और इस तरह दुनिया चेंज होती है। आई थिंक दैट्स अ ब्रिलियंट आइडिया। और जब आप बात करते हैं ऑडियंस की, तो ऑडियंस को हंसाना भी आई थिंक इट्स वेरी चैलेंजिंग, राइट? तो ज़्यादातर क्या आपका वो होता है, कहाँ आपको लगता है कि ऑडियंस आपके जोक पे ज़्यादा हंसेगी, किस टाइप के जोक्स पे? पहले जब जो शोज करें ना, ये मेरी ऑडियंस की बड़ी अच्छी बात है कि मेरे गम पे बड़ा हंसते हैं और अच्छा मेरी मिजरी पे। तो मैंने एक चीज पकड़ ली है, कैसी दुनिया है, देख ले हम। एज ए कॉमेडियन मैंने पता चला दुनिया बड़ी जालिम है, दुनिया आपके गम पे हंसती है। तो अगर मैं मजे आती थी शोज आप करते हैं, तो कभी वही जो एक जगह बड़ा जबरदस्त लोगों को रिस्पॉन्स मिलता है, एक जगह वहीं पर घंटियां बज जाती हैं उसी जोक पे। तो ऐसा भी होता है। तो उस मोमेंट पे आपको ये करना होता है कि अपने आप मजाक उड़ाए। सबसे पहले मैंने जो नोटिस किया अपने बारे में, जो मेरा कॉमेडी का जो कोर है वो यही है कि मैं जब स्टेज पे जाके अपना मजाक उड़ाता हूँ तो लोगों को बड़ा मजा आता है। तो आई थिंक मैंने वो चीज़ पकड़ ली और मैं वही करने जा रहा हूँ। माय गॉड। और ये मैंने बहुत सारे जो कॉमेडियंस हैं उनके इंटरव्यूज भी वॉच किए हैं, और उसमें ज़्यादातर जो है वो यही कहते हैं कि दे वर वेरी डिप्रेस्ड बिफोर, और वो डिप्रेशन की वजह से वो कॉमेडियन बने। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? लाइक क्या सबके साथ ऐसा होता है या? यार मुझे लगता है, पता है, सिंपल सा है, मुझे लगता है गोरों में ज्यादा होता है ये। क्योंकि आई थिंक ज्यादा जो गोरे कॉमेडियंस होते हैं ना, वो बेचारों की स्टोरी यही होती है कि मैं बचपन में मेरे पेरेंट्स बहुत सख्त थे, मैं डिप्रेस था इसलिए हो गया। देसियों में ना ये नॉर्मल है। हाँ, आपका अगर आपके घर पे बचपन में आपके अब्बा चीखना आ रहा हो ना, तो क्या अब्बा है आपका मतलब है, राइट? ये कैसे अब्बा चीख नहीं रहे? मतलब हमारे पेरेंट्स होते हैं वो खामखा गुस्से में होते हैं कभी कभी। आपने कभी कभी बुलाओ जो गुस्से में होते हैं, आप घर आते हैं, आपने होमवर्क भी करा होता है, वो फिर भी आप पे चिल्ला रहे होते हैं, जाओ उठ के चाय बनाओ, जाओ, बिल्ला मुझे चिल्ला रहे होते हैं, यहाँ के बैठो हम आड़े हो, यू नो। तो आपको आदत होती है एज अ देसी बच्चा, आपको पता होता है कि ये अब्यूज नहीं है, ये मेरे माँ बाप का प्यार है। तो जब आप देसी तो मेरे से मेरे देसी कॉमेडियंस के लिए मैं कह सकता हूँ कि हम डिप्रेशन की तरफ से नहीं आते, हम सिर्फ लोगों को दिखाने आ रहे हैं कि ये नॉर्मल नहीं। और बल्कि अभी आपने मुझे बोला तो मुझे ये याद आ रहा है कि वो सारे गोरे ही थे जिनके क्योंकि उनके लिए थोड़ा सा डिफरेंट होता है ना कहानी। जैसे बता रहा हूँ, मैं रिटेल में मैंने बहुत अरसा काम किया कनाडा में। हाँ। और रिटेल में ऐसा होता है कि आपको बहुत डिफरेंट किस्म के लोग मिलते हैं। यस। तो जो बच्चे जिस तरह रिएक्ट कर रहे होते हैं ना डिटेल में, उनके पेरेंट्स उनको किस तरह समझा रहे हो, उससे पता चल जाता है आपको कि क्या कहानी है। ठीक है ना? जैसे जो हमारे देसी होते हैं कोई बच्चे जिद कर लेना तो उसको वहीं पर चोट पड़ जाता है सर के पीछे। ठीक है ना? फिर उसके बाद पूरे दिन कुछ नहीं बोलता। हाँ। ठीक है, वो एक पड़ जाता है उसको अपने बाप का, तो पूरे दिन वो कुछ नहीं बोलता। लेकिन गोरों में देखा ना, जैसे गोरे मैं आपको गालियां भी दे रहा हूँ ना, तो कहती है डोंट हाउ टू बी लाइक दिस, तो बहुत प्यार से कर होते हैं। तो अगर उसमें थोड़ी सी सख्ती आ जाए तो बच्चा डिप्रेस ही होता है। आई थिंक इसके वजह से गोरे, आई थिंक मैं रेसिस्ट हो रहा हूँ थोड़ा सा, लेकिन आई थिंक मेरे लिए वो गोरे कॉमेडियन से ज्यादा डिप्रेशन का बैकग्राउंड होता है, हमारे लिए तो ये नॉर्मलिटी है। अच्छा, तो ये रीजन है और ये चीज मुझे पता नहीं था। तो शायान से हम कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू रखेंगे, आप लोग कहीं मत जाइएगा। वी आर गोना बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
Injuries not only impact you, but also people around you. Life is better than this. Let's get your life back. The injury lawyers at Alam Law will use their years of experience to handle your claim so that you can focus on your recovery. And remember, you don't pay until we win. Alam Law. Shahid Khwaja sold one home every 24 hours, over $1 billion in real estate sales. Shahid offers free home staging, unparalleled marketing, and 24 hours exposure until sold. In today's market, to get the right value of your home, you need an experienced realtor. Call today Shahid Khwaja 416-662-3000 or www.shahid.ca. Hello, parents. Receive up to $7,200 government grants and $2,000 Canada Learning Bond in your child education savings plan. Power of grants with tax-sheltered growth. A smart and proven way to invest in your child's future. 31st December, last date to get this year's grants. Call Mohammed Ershad, 647-853-3030. 647-853-3030. Helping families for the last 10 years. Dixie Electronics and Appliances is your #1 destination for electronics and appliances. Choose from TVs and home audio that will entertain your whole family, to home comfort essentials for your living space, and a wide selection of appliances to build your perfect kitchen. From selection to delivery, Dixie Electronics is everything you need. Price match guarantee and 0% financing available, all under one roof. Come today at 5120 Dixie Road, Mississauga, or visit the website at dixieelectronics.ca. Are you planning on buying, selling, or investing in real estate and looking for a reliable real estate broker? Then look no further. Call Noma today. List your home and start packing. Honest, reliable, and a top negotiator. Give your attention to Noma. Over 10 years of Canadian real estate market experience. Invest in new construction projects with day one price. Call Noma Bobber today at 647-962-0007. अगर आपका कोई भी कार एक्सीडेंट होता है तो आपको एक बेहतरीन लॉयर की ज़रूरत होती है और हमारे साथ मौजूद हैं चैंपियन डेविड हिमोफार्ब. Hi, I'm David Himmelfarb, managing partner of Himmelfarb Brzezinski LLP. We are personal injury lawyers in Toronto, Brampton, all over the GTA. And we speak your language. We have a wonderful community liaison, Anjum Qureshi. आपका कोई भी कार एक्सीडेंट होता है हमें कॉल करें 416-570-0157. हाय गाइस, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक पे जाने से पहले हम शायान से कर रहे थे कॉन्वर्सेशन ओवर के जो कॉमेडियंस होते हैं क्या वो डिप्रेशन की वजह से कॉमेडी में चले जाते हैं, और इन्होंने मुझे बहुत अच्छा जवाब दिया. तो शायान, आप एक्टिंग भी आपने करी है, राइट? तो अगर आपको एक्टिंग और कॉमेडी में से एक चीज़ चूज़ करनी पड़े तो व्हाट वुड यू डू? ये बड़ा आपने सख्त सवाल पूछा है. जैसे मैंने कहा, मैं कॉमेडियन जो है ना, मैं खुद ब खुद बन गया. ठीक है ना, वो एक ऐसी चीज़ थी जो मैंने माइक पकड़ा, मैंने बोलना शुरू कर दिया. एक्टर मुझे बनने का शौक था. Okay. मुझे बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं मेरी मूवी निकले या मेरा ड्रामा निकले और मैं लड़कियां मेरा ऑटोग्राफ मांग. ऐसे ख्वाब थे मेरे. तो what are you doing anything in acting? So the acting that I do is usually in theaters mostly. तो लाइव थिएटर जो अच्छा, तो वो मतलब वो गोरों के शोज होते हैं, वो मोस्टली इंग्लिश में होते हैं. मैंने किया था यहाँ पर देसी भी शो किया था, अनारकली का मैं राजपूत बना था, छोटा मोटा सा. लेकिन ज़्यादातर जो मैंने प्लेस करे हैं वो इंग्लिश प्लेस थे. फ्रेंच फेस्टिवल यहाँ पर ड्रामा का, वहाँ पर मैंने किया था. अच्छा, और बीइंग अ कॉमेडियन, क्योंकि आप में ज़ाहिर है एक वो चीज़ है कि किसी ना किसी चीज़ पे जोक आ ही जाता है, तो हाउ हार्ड इट इज़ फॉर यू टू एक्ट जब आपका कोई सीरियस कैरेक्टर होता है, तो वो आप कर लेते हैं? हाँ, थोड़ा
कॉमेडी जो है ना वो बड़ी नेचुरल सी चीज होती है, राइट। एक्टिंग जब आप मुझे को बताता है कि ये रोल है, ये इस तरह करना है, तो क्योंकि इनिशियली मुझे इसी तरह के रोल्स मिलते थे मेरी लुक की वजह से, तो आई थिंक मैंने थोड़ा बहुत इससे मुझे काम करना पड़ता था कि जब मैं कर रहा हूँ तो कॉमेडी निकले ना, क्योंकि वो थोड़ा सा नेचुरली निकल जाती है। और स्पेशली जब लोग आपको ऐसे देख चुके हो इतना ज्यादा कि यू नो ये गाय है और ही इज ऑलवेज जोकिंग अराउंड, और फिर उसको सीरियस रोल में, तो वो कहीं ना कहीं मैं होती थी सोचती नहीं अभी ये थोड़ी देर में कॉमेडी जरूर स्टार्ट। लेकिन अगर आप नोटिस करें फिल्म इंडस्ट्री पाकिस्तान की हो या इंडिया की हो, जिन लोगों ने नेगेटिव रोल्स या सीरियस रोल्स करे हैं वही उन्होंने कॉमेडी बहुत ही करी है हमेशा। हाँ, क्योंकि तो ये चीज वो हर तरह की फिर वो एक्टिंग करते हैं, तो वो ही एक एक्टर बनता है कि हर चीज को वो कर सकता है। आई थिंक उसमें थोड़ा बहुत मैंने अपने लिए क्रेडिट ले लिया है कि मैंने कॉमेडी भी अच्छी इसलिए करी क्योंकि आई थिंक मैं सीरियस रोल्स भी कर सकता था, और सीरियस हो जाता है क्योंकि कभी कभी आपको, जैसे मैंने कहा, कभी अपने पेरेंट्स को आपको अपना मक्खन लगाना होता है ना, या देसी लोगों को मक्खन लगाना होता है, तो सीरियस होना पड़ता है। अच्छा, और वो यकीन कर लेते हैं आप पे? क्योंकि मैं तो अपने घर में कुछ भी बोलो कहते हैं तो ड्रामा। हाँ, तो पता है क्या, इसमें दोनों पेरेंट्स डिफरेंट है। मेरे अब्बू जो है वो फंस जाते हैं। अच्छा, और मेरी अम्मी थोड़ी चालाक है, और वो देख भी रही है, मेरी अम्मी भी देख रही है, वो थोड़ी चालाक है, वो नहीं फंसती वो समझ जाती है कि ये ड्रामा कर रहा है तो वो भी देख रही है, उनको बताऊंगा नहीं, लेकिन मेरे ख्याल मेरा खाना पीना घर से भारी होगा क्योंकि अब तो नहीं होने वाला घर के अंदर। अच्छा, और जैसे बात करें जो कॉमेडियंस हैं उनके लिए कोई स्पेशल कोर्स तो आई नो होता नहीं है, वो तो बस ये कि आपको अंदर से एक फीलिंग आ जाती है कि हाँ मेरे अंदर ये टैलेंट है एंड दिस इज समथिंग आई वांट टू डू। सो यहाँ पर और पाकिस्तान में, आपने अभी तक पाकिस्तान में आई एम श्योर काम नहीं किया होगा, राइट, एज अ कॉमेडियन, तो क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो यहाँ पर आपको लगता है कि कॉमेडियंस को इतना ज़्यादा मतलब एक्सपोजर मिलता है जितना उनको मिलना चाहिए? क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे ज्यादातर सिंगर्स का ज्यादा वो है, जैसे यू नो इवेंट्स हो रहे होते हैं उसमें भी सिंगर्स हो गए, या रेस्टोरेंट में जो शोज हो रहे होते हैं लाइव, क्योंकि मैंने आज तक ऑनेस्टली मैंने लाइव कॉमेडी नहीं देखी किसी भी रेस्टोरेंट में। आई हैव नॉट, यू हैव मिस्ड आउट अ लॉट। जिस तरह आप मतलब अभी तक जितना मैंने आपका सेंस ऑफ ह्यूमर गेज कर लिया, यू हैव टू कम टू अ शो। बल्कि मैं कहूंगा कि शो के बाद मैं आपको बताता हूँ मेरे नेक्स्ट शोज क्या है, आप मेरे शो में आ जाएगा चाहे ताकि मेरी क्राउड थोड़ी सी बढ़ जाए। हाँ नहीं, डेफिनेटली आई वुड लव टू कम, क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट इस तरह का है, लाइक हम इतने स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, हम एक रूटीन फॉलो कर रहे होते हैं, तो उसमें हमें इस चीज की जरूरत है, वी नीड दैट डेफिनेटली। एंड आई थिंक यू मेड अ ग्रेट पॉइंट कि कॉमेडी को इतना नहीं एक्सपोजर मिल रहा, और ये सच है। आई थिंक कॉमेडी इन जनरल जब लाइक गोराफाइड कॉमेडी जो यक्स पे या एब्सोल्यूट कॉमेडी पे होती है, वो बहुत अंडरग्राउंड लेवल पे हो रही होती है, और उनके अंदर ही अंदर चीज़ें हो रही होती हैं। देसी कॉमेडी तो डिफरेंट होती है, क्योंकि देसी कॉमेडी बहुत एक वाइड स्प्रेड होती है, एक फैमिली ओरिएंटेड होती है, उसमें बॉलीवुड भी आ जाता है, फिल्मों के जोक भी आ जाते हैं, सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो कनाडा में इस वक्त लाइक आई सेड कि अभी आहिस्ता आहिस्ता उसकी लेवल बढ़ रहा है देसी कॉमेडी का। अगेन पाकिस्तान में बहुत अच्छा है इस चीज़ का सीन, और कॉमेडी सिर्फ ऐसे नहीं है कि आपने जाके जोक सुना दिया, उसके पीछे भी बड़ी ऑर्गेनिक चीज़ होनी चाहिए। जब अगर जोक हो उसमें उसके पीछे जो थॉट है, उसके पीछे जो रीज़न है, उसके हर जोक के पीछे कोई ना कोई इस तरह का रीजन होता है। जैसे नहीं, पाकिस्तान की जब कॉमेडी की बात करते हैं तो मुझे तो खाली आई जस्ट नो लाइक उमर शरीफ। एक जमाने में मेरे पेरेंट्स बैठकर एक जमाने में पाकिस्तानी कॉमेडी का बड़ा अच्छा म्यार होता करता था, मोइन अख्तर साहब होते थे और अनु मकसूद साहब होते थे, और उमर शरीफ तो खैर आई थिंक जो थोड़ा बहुत जो मुझे अंदर जो वो किसी को सही टाइम पे करने वाला, सही टाइम पे कान मोड़ने वाला जो स्किल आया वो मेरे उमर शरीफ कैसे आया, क्योंकि उमर शरीफ साहब जो है उन्होंने तो जिंदगी भर ये काम किया। और यहाँ पर भी जब कनाडा आया था उमर शरीफ जब साहब आए थे कनाडा यहाँ पर वंडरलैंड में, तो हमने उनका शो देखा था, तो या ही इज अ लेजेंड, 100% लेजेंड। क्योंकि वहाँ पे मैंने इतने स्टैंड अप कॉमेडियंस का इतना मैंने देखा नहीं जितना आई थिंक यहाँ पर ज्यादा है। तो वही नहीं कि यहाँ पर जो ऑडियंस है वो यही सीखना चाह रही है। लाइक यू सेड कि म्यूजिक बहुत बड़ा फैक्टर है। म्यूजिक जो है वो हर शो, हर इवेंट, हर शो पे म्यूजिक होती है, लेकिन आई थिंक कॉमेडी नीड्स टू बी अप देयर। यस, कॉमेडी नीड्स टू बी अप देयर बिकॉज़ पीपल नीड इट। एग्जैक्टली, बल्कि हर इवेंट में आई थिंक एक छोटा सा एक पार्ट डेफिनेटली होना चाहिए। और इसी तरह मैंने भी बहुत, जब मैंने शुरू करी थी कॉमेडी, अ लॉट टाइम्स मैं जब तक म्यूजिशियंस अपने सेटअप कर रहे होते थे या कोई ऐसी चीज हो रही होती थी, तब मैं माइक पकड़ के कॉमेडी कर रहा होता था।
तो कोई प्रॉपर स्टेज नहीं था कॉमेडी का। और इसीलिए जो अभी जो हमारी जनरेशन है, जैसे मैं हूँ या मेरे साथ और जो देसी कॉमेडियंस हैं GTA में बहुत सारे, वो आहिस्ता आहिस्ता दे आर कमिंग टुगेदर बिकॉज ऑफ दिस रीजन, बिकॉज वी बीन वर्किंग अलोन सेपरेटली फॉर लॉन्ग टाइम। आई थिंक हम लोग ने रियलाइज कर लिया कि दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी पुश्ड, क्योंकि यहाँ पर है स्कोप। यहाँ पर हमने जब कर रहे हैं शोज तो लोग आए हैं, जब लोगों को पता चला है तो लोग आए हैं और लोगों ने अप्रिशिएट भी किया है बहुत जिस तरह की जो स्टैंड अप कॉमेडी होती है। क्योंकि अगेन हमारी कॉमेडी बहुत डिफरेंट होती है कंपेयर टू रेगुलर स्टैंड अप कॉमेडी। हमारी कॉमेडी बहुत फैमिली ओरिएंटेड भी होती है। यू नो इसमें जोक ऐसे होते हैं जो आपके घर वाले होते हैं। यू नो मतलब आप फैमिली के साथ बैठकर उसको देख सकते हैं। कितने सारे शोज हैं स्टैंड अप कॉमेडी के नेटफ्लिक्स पे जो आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते। उसमें कुछ इस तरह के जोक्स होते हैं वो देख के आप कहते हैं उसको। मतलब हमारे घर में तो यही होता है कि मतलब अगर इतना सेंसिटिव हुआ होता है ना पाकिस्तानी घर पे, तो हमारे तो मुझे याद है जब टीवी देख रहे होते थे तो ऐसे, अब तो नेटफ्लिक्स आ गया तो फॉरवर्ड आप कर सकते हैं, लेकिन टीवी पहले तो आप फॉरवर्ड नहीं करते थे ना, लाइव टीवी आता था। तो अगर कोई किसिंग का सीन आ गया या कोई ऐसा कोई सीन आ गया जिसमें अनकंफर्टेबल हो गई ये सिचुएशन घर में, तो अंधाधुंध लोग जाके रिमोट ढूंढते थे। और मैं बता रहा हूँ कि हमारे माँ बाप जो बिना वजह गुस्से होते हैं ना, उसमें भी गुस्सा होता है, रिमोट कहाँ है, रिमोट क्यों नहीं मिल रहा मुझे, रिमोट किधर है। हाँ, तो ये अच्छी बात है कि जो आप लोगों की कॉमेडी होती है इट्स समथिंग कि हम अपनी फैमिली के साथ बैठकर उसको देख सकते हैं, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि ऑब्वियसली आप फैमिली के साथ एंजॉय नहीं कर पाते। तो आपने अभी तक जो यहाँ पे जो दूसरे स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं या बहुत सारे लोग हैं जो वाइन्स वगैरह बनाते हैं, जैसे वो जैद हो गया, या तो कभी आपने कोशिश की कि उनके साथ आपका कोई कोलैबोरेशन हो सके? आई थिंक मैं जब आया सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे उस वक्त तक जैद and Sham and they have already created बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर चुके थे तब तक वो। मैं उस वक्त ज़्यादातर लाइव स्टैंड अप और लाइव थिएटर कर रहा था। सोशल मीडिया पे इतना मेरा नेटवर्क नहीं था लेकिन I've met those guys and they've actually opened up मेरे हिसाब से शाम इदरीस और जैद अली और शावीर जाफरी, इनफैक्ट इन तीनों ने एक तरीके से पाकिस्तानी कॉमेडियंस, सोशल मीडिया कॉमेडियंस के लिए डोर खोले थे। और आई थिंक हम भी जो फॉलो कर रहे हैं वो उन्हीं के पीछे ही हैं और उन्हीं से हमने सीखा भी एक तरीके से। लाइक वी सीन हाउ देयर वीडियोस हैव ग्रोन, हाउ they've touched on topics which is everyday topics। क्योंकि अच्छा उनकी जो वीडियोस होती हैं कुछ अक्सर ऐसी भी होती हैं जो कि इतनी ज़्यादा फ़नी नहीं होती हैं, लेकिन उनको क्योंकि उनकी फॉलोअर्स इतने ज़्यादा हैं, उनकी व्यूअरशिप इतनी ज़्यादा है, तो इसकी भी कोई टेक्निक है, मतलब उसके भी पीछे क्या कोई होता है जो आपको इसमें पूरा सपोर्ट करे कि आपको फॉलोअरशिप मिले, आपको व्यूज़ मिले? बिल्कुल ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती है। और आई थिंक मेरे ख्याल में मेरे सारे दूसरे कॉमेडियन सोशल मीडिया वाले मुझे जूते ही मारेंगे सच बोलने पे, लेकिन ऐसी कोई इत्तेफाकन चीज़ नहीं होती है कि आपकी वीडियो से मिलियन व्यूज आ रहे हैं या ये चीज़ आ रही है। ये इसके पीछे पूरी प्लानिंग होती है। सही टाइम पे वीडियो रिलीज करना, सही कंटेंट क्रिएट करना, एक फॉलोशिप जब बन जाती है, जैसे आपने कहा कि फॉलोशिप बन जाती है, अगर मेरी एक अच्छी वीडियो पे एक अच्छी फॉलोशिप बन गई है, उसके बाद अगर मैंने 2 सब पार्ट वीडियोस निकाली है, तो सोशल मीडिया का ये सेंस है कि एक दफा अगर आपकी बन गई फैन बेस तो फिर वो आपके व्यूज ऐसे ही बढ़ते चले जाते हैं। बिल्कुल, इट जस्ट स्टेज देयर। तो as a lot of comedians, as a lot of content creators, हम लोग थोड़ा फंस जाते हैं उस चीज में कि यार हमारी व्यूअरशिप तो है ऊपर, हमें क्या जरूरत है ज्यादा मेहनत करने की। आई थिंक वहाँ हमारे जो हमारे कम्युनिटी से अपने बात करी जैद की या शाम की, आई थिंक कहीं जाके वहाँ पर वो रुक गए थे। आई थिंक वहीं जाके उनकी एक पीक हो गई थी कि they were getting the views, they were getting the comments। so मेरे ख्याल में काम इतना पीछे नहीं जा रहा होता। इसी वजह से आई थिंक नए कॉमेडियंस या नए कंटेंट क्रिएटर्स को आना होता है हमारे जैसे, ताकि हम पुश करें उस एनवेलप को। मे बी आवर कंटेंट कैन पुश देम टू क्रिएट बेटर कंटेंट, यू नो। बिकॉज मैंने नोटिस किया कि पहले इतने सारे ग्रुप्स और वो बन गए थे जो हर थोड़ी देर में कोई ना कोई नई वीडियो आ रही होती, इवन पाकिस्तान के भी बहुत सारे फेमस वाले, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन सब ने फेसबुक पे पोस्ट करना बंद कर दिया, देयर ओनली ऑन यूट्यूब। और ज़्यादातर उन्होंने ये स्टार्ट किया कि देयर डूइंग लाइक डेली व्लॉग्स और ये सब। तो उसका क्या रीज़न है, जबकि फेसबुक पे उनकी अच्छी खासी फॉलोअरशिप है, दे हैव लाइक मिलियंस ऑफ व्यूअर्स। आई थिंक उसके लिए मैं ऐसे पर्सनली भी आपसे बात कर सकता हूँ कि जब मैं भी सोशल मीडिया की तरफ आ रहा था तो मैं नोटिस कर रहा था कि सोशल मीडिया क्या है और क्या नहीं है, यू नो, और क्या ऑडियंस चाहती है। ऑडियंस का बड़ा एक जबरदस्त फंडा होता है कि पसंद तो वो कर लेती है चीज़, लेकिन उनको हमेशा ऑलवेज वांटिंग मोर, always wanting something different, right? And they don't know until you project it। Yeah। ठीक है, तो
YouTube पे आके और वीलॉग्स पे आके मैंने जब आया सोशल मीडिया पे तो मेरा इंस्टेंट जो फोकस था वो वीलॉग्स और पॉडकास्ट था। क्यों? क्योंकि वही चीज थी जो अभी तक किसी ने टच नहीं करी थी। हाँ। या टच हो रही थी। बल्कि पॉडकास्ट का तो मैंने बेयरली किसी को अभी तक देखा और यही चीजें जो इस वक्त चल रही है ऐसे ट्रस्ट मी, अगर नेक्स्ट 5-10 years में a lot of it is going to be podcast stuff, a lot of it is going to be vlog stuff. Skits are getting out of fashion almost. तो इसलिए जब मैं भी स्किट क्रिएट करता हूँ तो मेरा फोकस ये होता है कि अगर मैं बना रहा हूँ या कंटेंट ऐसा बना रहा हूँ तो वो उसके पीछे कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो नहीं हुई। अगर ये हुई भी है तो फिर कोई फायदा नहीं इसको बनाने का। अच्छा, और उसके लिए वो आप खुद सोचते हैं या आपके पास कोई टीम है जो आपको आइडिया देती है? सोच तो सारे आइडियाज मेरे अपने ही होते हैं। क्रिएटिव काम है, पीछे तो सिर्फ टेक्निकल लोग होते हैं। टेक्निकल टीम को सोचने में भी बहुत टाइम लगता होगा। बिल्कुल हाँ, लेकिन जैसे मैंने अपने बारे में नोटिस किया कि मैं क्योंकि ऑब्जर्वेशन हमेशा ऐसी रही है कि थोड़ी शार्प रही है ऑब्जर्वेशन। तो आपको चलते फिरते लाइफ में ही इस तरह की चीजें मिल जाती हैं। और बहुत दफा मैंने ये नोटिस किया कि आप ज्यादा दिमाग लगा के कोई क्रिएट करें कंटेंट तो ओवर थिंकिंग हो जाती है। हाँ। अगर आप एक बहुत ही सिंपल सी लाइफ की सिचुएशन ले लें। हाँ। आप सिंपल सी ले लें, एक लड़की और 2 लड़के, दोनों दोस्त, दोनों को एक लड़की से प्यार हुआ है। ये बहुत सिंपल सिचुएशन है, ये होती रहती है। हाँ। आप इसी वीडियो बना दें, आपको 50,000 वैसी कमेंट मिल जाएंगे। हाँ। क्योंकि हर बंदा अपने दोस्तों टैग करोगे, ये तुम्हारे साथ भी हुआ, ये तुम्हारे साथ भी हुआ, तुम्हारे साथ भी हुआ। ये कितना स्मार्ट आइडिया है। तो इस तरह की चीजें आपको तो ये ऑब्जर्वेशन पे होती है और आपको एवरीडे लाइफ में मिल जाती है। इसलिए स्किट्स are good, मगर I think skits have to get to a point जब वहाँ पर कुछ चीज़ different हो रही हो। Vlogs से ये फायदा होता है मुझे जो हुआ है कि it gives me a chance to interact with people like you, like anybody normal, and I get to talk to them about their lives and about their, and there's so much things that are happening in people's lives that if you put it together, there's comedy in it. There's comedy in everything. अगर आप सोचे जाए तो किसी भी चीज़ पे जाके आप उसका सेंस ऑफ ह्यूमर निकाल सकते हैं, डार्क से डार्क चीज़ से आप सेंस ऑफ निकाल सकते हैं और उससे डील कर सकते हैं। अच्छा, और दैट्स वेरी नाइस टू नो शायान। और इससे पहले कि वी लेट यू गो, तो आप कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? और प्लीज अपना पेज भी बताइए ताकि लोग आपको फॉलो कर सकें। मेरा मैसेज ये होगा कि स्टैंड अप कॉमेडी इज अप एंड अप, एंड गो ऑन फेसबुक एंड गो ऑन सोशल मीडिया एंड लुक फॉर द थिंग्स दैट आर हैपनिंग। मेरा पेज जो है वो सिंपली शायान है, फेसबुक पे, यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे सिंपली .शायान है, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हो गया था यूजर नेम लेते तो इंस्टाग्राम ने मेरे नाम के पीछे एक डॉट लगा दिया तो वो सिंपली .शायान हो गया। तो इंस्टाग्राम और फेसबुक और यूट्यूब पे मैं हूँ। गो फॉलो मी, आई एम ऑलवेज पोस्टिंग अप स्टफ अबाउट माय अपकमिंग शोज। मेरी चीज़ें बहुत सारी लाइव होती हैं, बहुत सारी लाइव पॉडकास्ट होती हैं। Or when I'm in the area, when I'm in Toronto and I have my phone on me, come talk to me because I love that. I love that, and I'll put you on my page and we'll have a chat. That's really awesome. So here's your chance to be on Simply Shayan's page and you get to talk to him. So again, Shayan, thank you so much for being on Spotlight. बहुत मजा आया मुझे आपसे बात करके, and I'm sure audience ने भी बहुत enjoy किया होगा। बहुत हंसी हुआ आज मैं शो पर, so thank you for making me laugh. और गाइज अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगी आप लोगों को नेक्स्ट वीक सेम टाइम। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। Are you looking to buy or sell a business? Searching for a franchise or looking for a hotel, motel, strip plaza, or gas station to buy? Our certified professional team and certified franchise consultant are ready to help you, who represent more than 400 branches in North America. Call us today at 416-300-5600 or text us your email and contact details on this number and our team will contact you. 416-300-5600. I help clients with their legal protection, but I haven't done any estate or tax-free retirement planning for myself. With the recent changes, I wish I could minimize taxes and plan for a tax-free retirement income. For over 18 years, Zahid Syed of Arush Financial has been giving business owners and professionals sound advice on tax reduction, life and health insurance, and estate planning strategies. Act now. I can help.
If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555. Hello, I'm Zizi Farhan from Cityscape Real Estate. I love to help people in buying or selling their property. I've been helping buyers and sellers for a fair bit of time now. Before becoming a realtor, I was in insurance and risk management since 2005. Through my profession, I do get this opportunity to meet awesome people, and I really cherish these relationships.